इतिहास में हुई कई सारे जंग के बारे में तो आपने पहले बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसी भी जंग छिड़ गई थी जो सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही खत्म हो गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एंग्लो जंजीबार वॉर एक ऐसी वॉर थी जिसका नतीजा सिर्फ 38 मिनट के अंदर ही तय हो गया था। जंजीबार असल में इंडियन ओशन में मौजूद एक आइलैंड कंट्री हुआ करता था। पोर्टुगीज को हराकर ओमान के सुल्तान 1698 से लेकर जंजीबार आइलैंड पर अपना कंट्रोल चला रहे थे। ये आइलैंड ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर था। ईस्ट अफ्रीका और जंजीबार आइलैंड में काफ़ी सारे कीमती रिसोर्सेस मौजूद थे और इसीलिए उस समय ब्रिटिशर्स उस जगह को अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए उनका ये सपना पूरा हो पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय ओमान के रूलर सैयद बिन सुल्तान एक बड़े ही निडर और साहसी रूलर थे और वो ब्रिटिशर्स के लिए उनके रास्ते का कांटा बने हुए खड़े थे। लेकिन 1856 में जब इनकी मौत हो गई तब ओमान 2 हिस्सों में बंट गया। सुल्तान के 2 बेटे ओमान के सिंहासन को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। बाद में सुल्तान के बड़े बेटे ट्वेनी बिन सैद को ओमान का सिंहासन सौंप दिया जाता है और उनके छठे बेटे माजिद बिन सैद को जंजीबार का सुल्तान बना दिया जाता है। जंजीबार का सिंहासन प्राप्त होते ही वो जंजीबार को ओमान से सेपरेट करके एक नया टेरिटरी घोषित कर देते हैं। ओमान से अलग होने के बाद ब्रिटिशर्स के लिए जंजीबार पर कब्जा जमाने का ये एक सुनहरा मौका बन गया, क्योंकि जिस कड़ी से बंधे रहने के कारण ब्रिटिशर्स इतने सालों से कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो कड़ी अब टूट चुकी थी। यहाँ पर ब्रिटिशर्स सबसे पहले जंजीबार के नए रूलर माजिद बिन सैद को दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं। माजिद के रूलर बनने के बहुत पहले से ही जंजीबार में एक स्लेव मार्केट मौजूद थी। ईस्टर्न अफ्रीका के स्वेहिली कोस्ट से इन स्लेव्स को लाया जाता था और एक बार जंजीबार पहुंचने के बाद यहाँ पर इन सब की बोली लगाई जाती थी। कुछ स्लेव्स को प्लांटेशन वर्क के लिए भेज दिया जाता था, तो कुछ स्लेव्स को अपने मास्टर्स की गुलामी करनी होती थी। इनके साथ बहुत ही सख्ती से पेश आया जाता था और जंजीरों से बांधकर इन सब को छोटे से पिंजरे के अंदर रखा जाता था। और सैडली सच्चाई यही है कि स्लेव मार्केट ही जंजीबार के इकोनॉमी का सबसे बड़ा सोर्स हुआ करता था। इसी बीच जंजीबार में सुल्तान माजिद के लिए एक बड़ा लग्जरियस पैलेस भी बनाया गया, जो उस वक्त ईस्ट अफ्रीका का पहला ऐसा आलीशान पैलेस था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगाया गया था। इस महल को उनके भाई सुल्तान बारखश बिन साइद ने बनाया था, जिसको द हाउस ऑफ वंडर्स के नाम से भी जाना जाता है। कई सारे लग्जरियस चीज़ों से बनाए गए इस पैलेस में हर एक फैसिलिटी मौजूद था, जिसने उस समय के लोगों को पूरी तरह से हैरान कर दिया था। माजिद बिन सैद ब्रिटिशर्स के सपोर्ट पाकर काफ़ी खुश थे। उन्होंने 1856 से लेकर 1870 तक वहाँ रूल किया। उनके मृत्यु के बाद उनके भाई बारखश बिन सैद सिंहासन पर बैठ जाते हैं। इस वक्त तक ब्रिटिशर्स और वहाँ के सुल्तानेट की रिलेशन दिन भर दिन काफ़ी अच्छी होती जा रही थी। इसी बीच ब्रिटिशर्स इस बात को धीरे धीरे रियलाइज़ करने लगते हैं कि पूरी दुनिया भर की नज़रों में उन लोगों का इमेज खराब हो रहा था, क्योंकि वो लोग जंजीबार में स्लेवरी को सपोर्ट कर रहे थे और स्लेवरी, जो कि एक बहुत ही बुरी प्रथा है, ज़्यादातर लोग इसके एगेंस्ट खड़े थे। बहुत सोच विचार करने के बाद फाइनली वो लोग सुल्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और 1873 में जंजीबार के इस स्लेव मार्केट को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का फैसला सुनाया जाता है। साल 1880 तक रूल करने के बाद बारखश बिन सैद की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वहाँ का सुल्तानेट कई बार बदलता है। 1896 तक वहाँ के सुल्तान थे हामद बिन ट्वेनी और वो भी एक प्रो ब्रिटिश थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 25 अगस्त 1896 को उनकी अपनी ही पैलेस के अंदर अचानक मौत हो जाती है। उनकी ऐसी सडन डेथ का असली कारण किसी को भी पता नहीं चल पाया। हालांकि सब लोग ये मानने लगे कि उनके कजिन खालिद बिन बरखश ने उनको जहर देकर मार डाला था। वैसे लोगों का ये मानना जायज़ भी था, क्योंकि हामद के डेथ के कुछ घंटे बाद ही खालिद उनके तख्त पर बैठ जाते हैं।
बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि कई सालों से जंजीबार के सुल्तान को वही लोग चुनते आ रहे थे। लेकिन अब सब कुछ अचानक बदल गया। सुल्तान की ऐसी हरकत को बर्दाश्त ना करते हुए ब्रिटिशर्स ने उनको एक वार्निंग भेजा और कहा कि अगर वो अपने इन हरकतों से बाज नहीं आए तो उन्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन खालिद इस वार्निंग को इग्नोर कर देते। सुल्तान के आदेश अनुसार उसी दिन 25 अगस्त को 2800 सोल्जर्स राइफल्स और मस्केट्स लिए पूरे पैलेस को गाइड करने लग जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग सिविलियंस थे और 700 लोग जंजीबारी सोल्जर्स थे जो पूरी तरह से खालिद के साइड थे। इनके पास मशीन गन्स, एक 17th सेंचुरी ब्रॉन्ज कैनन और 2 12 पाउंडर फील्ड गन्स थे जो ब्रिटिश शिप्स को टारगेट करने के लिए रखा गया था। इसके अलावा वो लोग इंडियन ओशन में HHS ग्लेस्को नाम के एक बड़े लग्जरियस याट को भी खड़ा करते हैं। इस वक्त तक ब्रिटिशर्स को भी ये आभास हो गया था कि सुल्तान ने जंग की तैयारी कर दी है और इसीलिए ब्रिटिश ऑफिसर्स भी अपने खुद की आर्मी तैयार करने लग जाते हैं। आर्मी के नाम पर इन लोगों के पास उनके खुद के 900 जंजीबारी सोल्जर्स, 150 सेलर्स और मेराइन्स और रकून, थ्रश और स्पैरो नाम के 3 गन बोट्स थे। अगले दिन 26 अगस्त को ब्रिटिश कंसल बेसिल केव एक आखिरी बार सुल्तान के साथ बातचीत करके इस पूरे मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुल्तान अपनी बात पर अड़े हुए थे। इसके बाद फाइनल वार्निंग के रूप में सुल्तान तक एक अल्टीमेटम भेजा जाता है। उसमें लिखा था कि 27 अगस्त सुबह 9 बजे से पहले अगर उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया तो उनको ब्रिटिशर्स के हमले का सामना करना पड़ेगा। इस धमकी के बाद उस रात जंजीबार के पैलेस में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। अगले दिन 27 अगस्त के सुबह ठीक 8 बजे सुल्तान खालिद अपनी तरफ से एक मैसेंजर को बेसिल केव के साथ बातचीत करने के लिए भेजते हैं। बेसिल केव रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि अगर वो ब्रिटिशर्स के डिमांड को रखेंगे तभी वो सुरक्षित रह पाएंगे। ठीक आधे घंटे बाद 8:30 बजे खालिद अपनी तरफ से एक और मैसेंजर को भेजते हैं, ये कहकर कि वो किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेंगे और उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ब्रिटिशर्स उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। बेसिल केव एक आखिरी बार उनको समझाने की कोशिश करते हैं। 8:55 पर खालिद की तरफ से कोई रिप्लाई ना मिलने पर ब्रिटिश कमांडर हैरी रोसन अपने सेना को युद्ध के लिए रेडी होने का सिग्नल भेजते हैं। 9:02 पर ब्रिटिशर्स के तीनों गनबोट्स रकून, थ्रश और स्पैरो पैलेस पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देते हैं। थ्रश अपने एक ही शॉट से खालिद के 2 में से एक 12 पाउंडर कैनन को तबाह कर देते हैं और खालिद का लग्जरियस यॉट HHS ग्लेस्को शिप भी एक ही धमाके से तबाह हो जाते हैं। इस लग्जरियस जहाज़ में मौजूद सोल्जर्स तुरंत अपने आप को सरेंडर करके ब्रिटिश फ्लैग को ऊपर कर देते हैं। 2 स्टीम बोट्स जिनके ऊपर बैठे जंजीबारी सोल्जर्स ब्रिटिश पर राइफल से हमला कर रहे थे, उनको भी थ्रश पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। इसी बीच ब्रिटिश के सोल्जर्स और खालिद के सोल्जर्स पैलेस के सामने एक दूसरे से फिर गए थे। उस समय पैलेस में करीब 3000 डिफेंडर्स, स्लेव्स और सर्वेंट्स मौजूद थे। ये लोग बैरिकेड के पीछे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स की इतनी हैवी बॉम्बार्डमेंट में ज़्यादातर लोग अपना जान गंवा देते हैं। इसी बीच जब खालिद की सेना जंग लड़ रही थी तब वो मौके का तलाश करके छुपके से पैलेस से भाग जाते हैं और जंजीबार में मौजूद एक जर्मन कंसुलेट के पास जाकर वहाँ छुप जाते हैं। इसके बाद ठीक 9:40 पर यानी कि 38 मिनट बाद ब्रिटिश सोल्जर्स के इस ताबड़तोड़ हमले के कारण पूरे पैलेस में आग लग जाता है और अंत में जाकर महल के ऊपर लगा हुआ खालिद के झंडे को टेक डाउन कर दिया जाता है। युद्ध खत्म होते ही खालिद एक जर्मन शिप में बैठकर छुपके से जर्मन ईस्ट अफ्रीका भाग जाते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद ये पता चला कि इस लड़ाई में खालिद के 500 लोग मारे गए और यही दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स के एक ऑफिसर बुरी तरह से घायल हो गए थे। 38 मिनट तक लड़े जाने वाले इस युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स चीज़ों को रिस्टोर करते हैं। हैमोद बिन मोहम्मद को जंजीबार का नया सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। हैमोद अपनी आखिरी सांस तक ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल रहे और कुछ महीनों के अंदर ही उन्होंने जंजीबार से स्लेवरी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। बाकी आने वाले कुछ सालों तक
जंजीबार को ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से शांतिपूर्वक चलाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।